हेलो फ्रेंड्स, लिटरेचर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा 2016 का जो हमारा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी इंग्लिश का, उसको हम वाइडली डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक मींस जो 30 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। इससे गाइज आपको आइडिया जो हो जाएगा कि जो हमारा पेपर आएगा स्क्रीनिंग का पीजीटी का, तो उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। बेसिकली ये जो हमारा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है आज का, ये मेवात कैडर से मैंने लिया है, लेकिन गाइज हमारा जो लिटरेचर है वो सेम ही रहता है जो हमारे मेवात और रेस्ट ऑफ हरियाणा का जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम रहेगा उसमें। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस हैं वो पुट किए जाते हैं। तो ये हमारा पार्ट है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है इंग्लिश लिटरेचर का। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है, देखना एक बार। हु वॉज द फादर ऑफ द पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। हमारे जो फादर हैं इंग्लिश लिटरेचर के या फिर पोइट्री के, उनको किसे बोला गया है। तो गाइज जो हम सभी को पता है फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, या फिर हम कहें फादर ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर, तो वो हमारा आंसर रहने वाला है विलियम चौसर। जो हमारे चौसर हैं जिनका टाइम पीरियड रहा है वो 1340 से 1400 तक इनका क्या रहा है, टाइम पीरियड रहा है। तो यही हमारे जो हमारे लिटरेचर हैं उनके फादर भी रहे हैं। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रिस्टोर्ड रोमन कैथोलिज्म इन इंग्लिश। इसमें कहा गया है कि जो इंग्लैंड है उसमें जो कैथोलिज्म, जो कैथोलिक पार्टी आई थी, जैसे ट्यूडर डायनेस्टी आई, उससे पहले जैकोबियन थे। तो हम इसमें देखते हैं कि जो रोमन कैथोलिज्म है वो इंग्लैंड में कौन लेके आया। तो गाइज इसका भी जो आंसर रहने वाला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्वीन मैरी। और क्वीन मैरी थी गाइज, इसी को क्या बोला गया है, ब्लडी मैरी बोला गया है। क्या बोला गया है, ब्लडी मैरी बोला गया है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है हु इज कॉल्ड ब्लडी मैरी, तो क्वीन मैरी इज कॉल्ड ब्लडी मैरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पेंसर हैज बीन हेल्ड एज द पोइट बाय। कि स्पेंसर है उसके बारे में किसने अपने मतलब व्यूज रखे हैं। जो स्पेंसर हमारे पोइट रहे हैं, जो हमारे किस हम कह सकते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर हैं उनके कंटेम्पोरेरी रहे हैं, तो उनके बारे में सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसाइज़ किया है या जिनने उनकी प्रेज की है वो है हमारे चार्ल्स लम। ये क्वेश्चन आता है स्पेंसर पोइट्स पोइट, क्या आता है, पोइट्स पोइट। तो हु हैज़ बीन कॉल्ड पोइट्स पोइट, स्पेंसर हैं हमारे, उनको क्या कहा गया है, विलियम तो जो हमारे स्पेंसर हैं उनको क्या कहा गया है, पोइट्स पोइट कहा गया है। तो इसी का आंसर यही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनेसा वाज द मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यू लाइफ एंड आउटबर्स्ट ऑफ virtuous floridity after the cramping, restraint and withering aestheticism ऑफ मिडल एज। इसमें गाइस जो हमारे ये कोटेशन दी गई है, कि जो कोटेशन है वो किसके द्वारा दी गई है, रेनेसा के बारे में। तो सबको पता है कि रेनेसा है वो कब स्टार्ट हुआ था, 16 सेंचुरी में हमारा रेनेसा है वो इटली से चलता हुआ हमारे इंग्लैंड तक पहुंचा। और इससे पहले का जो पीरियड है जो 15 सेंचुरी का, उसको हम क्या कहते हैं, बेन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं। तो गाइज इसमें जो किसने ये स्टेटमेंट दी है या किसने रेनेसा है उसके बारे में इस तरह के कहा कि मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यू लाइफ, कि नई लाइफ, नए विचार, ठीक है, ये रेनेसा में आए। तो इन सब के बारे में जो ये बातें कही गई हैं वो किसने कहा है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा तिलियार्ड, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, तिलियार्ड ने ये स्टेटमेंट दी है। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु मेड द फॉलोइंग कमेंट ऑन मिल्टन। ये कहा गया है कि मिल्टन के ऊपर किसने ये किया है, कमेंट किया है, या मिल्टन के बारे में किसने ये स्टेटमेंट दी है। मिल्टन्स टेस्ट वॉज एज सेवरे एज हिज वर्स एज पोलिस्ड, हिज मेथड एंड लैंग्वेज as strict as those of the school of Dryden and Pope।
कहता है कि पोप और ड्राइडन की तरह जो मिल्टन है वो भी क्या है, उसका जो टेस्ट था पोइट्री को और ज़्यादा रिजिड या स्ट्रिक्ट, उन्होंने ब्लैंक वर्स का यूज़ किया है। तो ये बातें हैं वो किसने कही हैं? तो इसका जो आंसर होगा गाइज वो है हमारा स्टॉपफोर्ड ए ब्रूक। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं जो हमारे जॉन मिल्टन हैं उनके बारे में। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज दैट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्गुमेंट आई मे असर्ट इटर्नल प्रोविडेंटल एंड जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड। देखो कोई भी वे ऑफ गॉड तक पहुंचने की जो बात कही गई है तो वो किसने कही है? जैसे हम ऑप्शन में सबसे पहले तो हमें पता है वे ऑफ गॉड के लिए जिसने आर्गुमेंट किया है, जिसने अपनी बातें रखी हैं, जो पैराडाइज लॉस्ट है उसी में कही गई है जॉन मिल्टन के द्वारा। तो पैराडाइज लॉस्ट से ये लाइन ली गई हैं और ये किसने कहा है? मिल्टन ने। ओके, तो हम देखते हैं कि गाइस जो हमारा देखो चौसर से क्वेश्चन पुट किए गए, फिर हमारा रेनेसा आया, वहाँ से भी क्वेश्चन आया है, फिर हमारा मिल्टनिक एज आई, जो हमारी मिल्टन की एज या पैराडाइज लॉस्ट आया है जो एपिक है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एजेस तो हमें करनी पड़ेंगी स्क्रीनिंग के लिए। नाउ नेक्स्ट इज हु कॉल्ड मिल्टन गॉड गिफ्टेड organ, वॉइस ऑफ इंग्लैंड एंड माइटी माउथ, इन्वेंटर ऑफ हारमोनिस। अब इसमें किसने कहा कि मिल्टन के बारे में गॉड गिफ्टेड? तो मिल्टन की जो सबसे ज़्यादा हम प्रेज है वो किसके द्वारा की गई है? तो मिल्टन की सबसे ज़्यादा प्रेज है वो हमारे लॉर्ड टेनिसन के द्वारा की गई है। लॉर्ड टेनिसन है, उन्होंने मिल्टन के बारे में ये लाइंस कही हैं कि मिल्टन है वो क्या है? गॉड गिफ्टेड है। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ एस.टी. ब्रोनवेट वर्क इज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस। इसमें जो ब्रोनवेट है एस.टी. ब्रोनेट, उनके सीक्वेंस के बारे में, उनके जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस हैं उनके वर्क के, उसके बारे में पूछा गया है। तो गाइज हम देखते हैं रिलीजन मेडिसी, हाँ यही है, फर्स्ट ही है, क्योंकि उनका जो सबसे पहला जो वर्क था, या फिर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उनका वर्क लेते हैं तो यही है रिलीजन मेडिसी। फिर है वल्गर इरोज, फिर उसके बाद है एम ब्रोनेट और गार्डन ऑफ साइरस। ठीक है, तो फर्स्ट ही इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ पोइट हु एंटिसिपेटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ कोल्डर एंड मोर करेक्ट फ्रेजिंग एंड वर्सिफिकेशन। अब इसने कहा कि कौन सा ऐसा ग्रुप है पोइट्स का जिसने क्या किया है अपनी पोइट्री में कोल्डर और मोर करेक्ट फ्रेजिंग का यूज किया है। तो गाइज इसमें हम देखते हैं जो फर्स्ट ही हमारा ऑप्शन है वेटर, डेनम और कावले, इब्राहिम कावले, डेनम और जो हमारे वेटर हैं उन्होंने अपनी जो पोइट्री में यूज किया है, किसका किया है? कोल्डर एंड मोर करेक्ट फ्रेजिंग एंड वर्सिफिकेशन का यूज किया है। ठीक है गाइज, तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं मेटाफिजिकल जो हमारी पोइट्री है वहाँ से भी। नाउ नेक्स्ट इज ड्राइडन इन द सेकंड पार्ट ऑफ एब्सलम एंड अकिटोफिल स्टायरिकली caricatured Thomas Shadwell and Elkanah Settle as। अब इसमें क्या पूछा गया है? जो सैडवेल है, थॉमस सैडवेल है और इल्काना है, उसको किस रूप में जो हमारे जॉन ड्राइडन है उनके एलिगरिकल जो पोइट्री है या पोइट्री वर्क है एब्सलम एंड अकिटोफिल, उसमें थॉमस सैडवेल और इल्काना को किस रूप में सेटल किया है, मीन्स किसका प्रेजेंटेटिव बनाया है? तो इसमें जो हमारा फर्स्ट ही आवर करेक्ट आंसर विग, जो सैडवेल है वो तो किसको प्रेजेंट करता है? विग पार्टी को, और जो एल्काना सेटल है वो टोरी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। और ये वर्क है ड्राइडन का, ये एक एलिगरिकल वर्क है जिसमें पैरोडी की गई है, जिसमें क्या किया गया है? प्रेजेंटेशन किया गया है किसी बंदे का दूसरे बंदे के द्वारा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेंटिडस इज ए करेक्टर इन। वेंटिडस है, देखो ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? करेक्टर से ये क्वेश्चन हमारा लिया गया है कि ये करेक्टर कौन से प्ले में या कौन से वर्क में
इंडिकेट किया गया है या शो किया गया है। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ऑल फॉर लव। जो वेंटिडस है वो ड्रायडन का ऑल फॉर लव है उससे लिया गया है, ठीक है। और ऑल फॉर लव है वो ड्रायडन की एक क्या है, हीरोइक ड्रामा है जो कि एक ट्रेजेडी है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ऑल फॉर लव। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क बाय ड्रायडन। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु डिस्क्राइब्ड द रेस्टोरेशन कॉमेडी एज आर्टिकल। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो रेस्टोरेशन कॉमेडी थी उसको आर्टिकल के रूप में किसने लिखा है, कि आर्टिकल की फॉर्म में किसने लिखा है गाइज। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा चार्ल्स लम। चार्ल्स लम ने काफ़ी ज़्यादा हमारे आर्टिकल लिखे हैं और चार्ल्स लम है वो रेस्टोरेशन कॉमेडी से बिलोंग करते हैं। Now next question is identify the critic who calls the 18th century as the age of prose and reason। कि कौन सा ऐसा क्रिटिक है जिसने जो एज है 18th सेंचुरी उसको एज ऑफ प्रोज एंड रीजन की कहा है। तो गाइज इसमें हम बात करते हैं कि एज ऑफ रीजन क्यों कहा गया है 18th सेंचुरी को। तो वो इसलिए कहा गया है क्योंकि इस एज में जो मोस्टली वर्क होते थे गाइज, उन वर्कों को जो लिखा गया है, जो भी वर्क उनमें या तो प्रॉब्लम्स हैं या फिर कंटेम्परेरी जो सोसाइटी थी उसके बारे में, अरिस्टोक्रेसी जो सोसाइटी थी उसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है राइटर्स ने। तो इसका जो आंसर होगा, जो हमारा 13 क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर होगा गाइज मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड है, उन्होंने इसको क्या बोला है, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज A little learning is dangerous thing. This quoted line is extracted from। जो little knowledge होती है या little जो learning होती है वो dangerous thing होती है। तो ये quote किसने दी है? तो गाइज ये quote है हमारी दी गई है जो पोप का जो वर्क है The Essay on Criticism, The Essay on Criticism जो वर्क है पोप के द्वारा, उसमें ये कोटेशन दी गई है, ठीक है गाइज। और मोस्टली जो हमारे इंग्लिश में कोटेशन दी गई हैं वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा भी दी गई हैं, और पोप है उन्होंने भी जो क्रिटिसिज्म है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कोट्स को कंडक्ट किया है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन्ड बाय द चौसरयार्ड स्कूल ऑफ पोइट। कहा गया है कि चौसरयार्ड स्कूल ऑफ पोइट्स इन ऑप्शन में किसके जो अर्थ है या फिर हम कहें कि किस को कहा गया है। तो फर्स्ट है द पोइट्री अबाउट द चर्च। वैसे तो हम देखते हैं गाइज ये भी ठीक है, द रिलीजियस नोट इन पोइट्री ये भी ठीक है, द पोइट्री करेक्टराइज्ड बाय मेलैंकली एंड सफरिंग ये बिल्कुल इनसे ज़्यादा करेक्ट जो आंसर है वो ये है। कौन सा है ये। वैसे बात करें कि जो चर्च यार्ड स्कूल ऑफ पोइट्री था उसमें जो पोइट्स थे उन्होंने जो पोइट्री लिखी हैं उनको चर्च के अंदर रह के लिखा गया है, और उनमें जो थीम होती थी वो क्या होती थी, मेलैंकली एंड सफरिंग। मीन्स उसमें किसको दिखाया गया है, दुख और पीड़ा को, सफ़र को, संघर्ष को शो किया है। नाउ नेक्स्ट इज द फॉलोइंग मोटो वाज अडोप्टेड फॉर वट एवर मैन डू और से और थिंक और ड्रीम आवर नोटी पेपर सीज फॉर इट्स थीम। इसमें गाइज जो टेटलर था, जो दी टेटलर उसमें काफ़ी ज़्यादा पोइट्स थे, उनकी जर्नी को लिखा है, उनके लाइफ को, बायोग्राफी को लिखा है। तो इसमें ये टेटलर जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा पोइट्स हैं उनके बारे में लिखी गई है, क्रिएशन है टेटलर के द्वारा, और इसी नाम से इसको क्या कर दिया गया है, प्रिंट कर दिया है, इसी का इसको टाइटल दे दिया गया है। तो ये जो मोटो था अडॉप्ट करने का, भी एक मैन है वो क्या सोचता है, क्या कहता है, क्या उसके सपने हैं, वो किस में मेंशन किए गए हैं, दी टेटलर में। नाउ नेक्स्ट इज हु डिफाइन रोमांटिसिज्म एज रेनेसा ऑफ वंडर। किसने रोमांटिसिज्म को द रेनेसा ऑफ वंडर कहा गया है। हमने देखा है कि गाइस जो रोमांटिसिज्म है उसके बारे में अलग अलग जो हमारे राइटर हैं, क्रिटिक हैं, उन्होंने उनकी जो डेफिनेशन है रेनेसा की वो अलग अलग दी है। तो इसमें किसी ने इसको लव फॉर नेचर कहा है, किसी ने इसको क्या कहा है, ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स कहा है, पैसन कहा है,
ठीक है। और एन एक्सप्रेशन ऑफ इनर अर्ग्स भी इसको कहा है। इसमें जो हमारा रोमांटिसिज्म है गाइज, इसमें जो लव दिखाया गया है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बारे में नहीं दिखाया है, बल्कि जो लव शो किया गया है वो नेचर और एनिमल के लिए शो किया गया है। तो दी रेनेसा ऑफ वंडर किसने कहा है गाइज? ये कहा हमारा वेटी डोंटन ने। किसने कहा है? वेटी डोंटन ने इसको कहा है, द रेनेसा ऑफ वंडर। नाउ नेक्स्ट इज वर्ड्सवर्थ एक्सेप्टेड द पोइट लॉरेटशिप आफ्टर द डेथ ऑफ रॉबर्ट साउदी। रॉबर्ट साउदी हैं हमारे, उनकी डेथ हुई थी गाइज 1843 में, और जैसे ही उनकी डेथ हुई तो विलियम वर्ड्सवर्थ है उनको पोइट लॉरिएट बनाया गया था। तो वो बनाया गया था 1843 में, और विलियम वर्ड्सवर्थ की भी डेथ कब हुई थी? 1850 में डेथ हुई थी, और इसी ईयर उनकी दी प्रिल्यूड है वो पब्लिश्ड हुई थी गाइज, उनकी वाइफ के द्वारा पब्लिश करवाई गई थी। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो गाइज, इससे हमें आइडिया आता है कि एग्जामिनर है वो किस किस एज से और कैसे कैसे क्वेश्चन पुट करता है। नाउ नेक्स्ट इज कोलरिज एम इन द लिरिकल बैलेड वॉज। जो कोलरिज है उसका एम था लिरिकल बैलेड का, वो क्या था? देखो लिरिकल बैलेड है वो 1798 में पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेड, और वो किस किस के द्वारा किया गया वर्क है? कोलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। जिसमें गाइज हमने देखा कि जो पोएम्स लिखी गई हैं वो ज़्यादातर तो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई हैं, और 4 ही पोएम ऐसी हैं जो कोलरिज ने उनको राइट डाउन किया है। तो गाइज इसमें हम देखते हैं कि जो कोलरिज है उनका एम क्या है? टू डील विद द सुपरनेचुरल एलिमेंट। बिल्कुल ठीक है। टू मेक द अनफेमिलियर टू फेमिलियर, कि अनफेमिलियर को फेमिलियर बनाने के लिए भी उन्होंने क्या किया है? इसमें ट्राई किया है। ठीक है गाइज, तो दोनों ही अवर करेक्ट हैं। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है बोथ ए एंड बी, दिस इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज Which of the following work has been called the Magna Carta of Romanticism? तो हम सबको पता है कि बायोग्राफिया लिटरेरी है, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन लिरिकल बैलेड है, उसके द्वारा जो हमारा रोमांटिसिज्म पीरियड है, रोमांटिसिज्म मोमेंट है, उसकी स्टार्टिंग मानी गई है। तो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है। जो रोमांटिसिज्म का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो लिरिकल बैलेड को बोला गया है। नाउ नेक्स्ट इज दिस सेकंड रिफॉर्म बिल विच एक्सटेंडेड द फ्रेंचाइजी वाज पास्ड इन। तो जो सेकंड रिफॉर्म बिल है वो कब पास हुआ था गाइज? 1867 में पास हुआ था, जिसमें गाइज जो इंग्लैंड के पीपल थे, जो वेल्स के जो लोग थे, इंग्लैंड और वेल्स के, उनके जो मजदूर वर्ग था उसके लिए ये बिल पास हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि मजदूर वर्ग के लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला था। तो वेल्स में और इंग्लैंड में ये बिल पास किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज टेनिसंस द प्रिंसेस डील विद द थीम ऑफ। जो प्रिंसेस टेनिसन का वर्क है उसकी जो थीम है वो क्या रही है? तो गाइज हम देखते हैं द इलिटरेट वुमेन, नहीं ये नहीं था, क्योंकि जो प्रिंसेस थी वो एक इलिटरेट वुमेन नहीं थी, बल्कि होल जो हमारा जो वर्ल्ड था, यूनिवर्स था, उसको प्रेजेंट करने वाली लेडी थी। तो इसमें जो हमारा गाइज जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? जो ऑप्शन नंबर 3 है द न्यू वुमेन हु इंडिकेट या हु रिप्रेजेंट होल यूनिवर्स। ठीक है गाइज, तो ये इसकी थीम थी। नाउ नेक्स्ट इज हु इज रिमेंबर्ड फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ द फेमस पर्शियन वर्क ऑफ रुलाइक ऑफ ओमर खयाम इज 1859। तो ये वर्क है जो हमारा पर्शियन वर्क है रुलायत ऑफ ओमर खयाम, ये 1859 में किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया है? तो गाइज ये इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा एडवर्ड फिट्जजेराल्ड। इन्होंने इस वर्क को क्या किया है गाइज? इन्होंने इस वर्क को ट्रांसलेट किया है, और इसमें जो बातें की गई हैं वो किसके बारे में किया है? लाइफ के बारे में, नेचर ऑफ डिवाइन, ठीक है, इसके बारे में बातें की गई, गॉड के बारे में बातें की गई हैं, मैन का गॉड से क्या किस तरह का रिलेशन है, इस बारे में ये जो वर्क है वो लिखा गया है। नाउ नेक्स्ट इज
द प्री राफेलियट ब्रदरहुड वॉज फाउंडेड इन। जो प्री राफेलियट ब्रदरहुड जो मूवमेंट है वो कब बनाया गया था गाइस, इसमें बात की गई है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1848। क्या आंसर होगा, 1848 इसका करेक्ट आंसर है। गाइस ये ग्रुप था कुछ राइटर्स का, कुछ पोइट्स का ग्रुप, सॉरी कुछ पोइटर्स का, या फिर इसमें हम बात करें कि जिसमें जो ग्रुप में जो मेंबर थे, पोइट्स थे या फिर मेंबर थे, वो कौन कौन थे, पोइट्स थे, कोई पेंटर था। ठीक है गाइज, इस तरह के इसमें जो क्रिटिक थे, इस तरह के इसमें पर्सन थे, वे शामिल थे। और ये 1848 में फाउंड किया गया था गाइज। इसके जो मेन जो हम कहें पोइट थे वे कौन कौन से थे, विलियम हैंट था जिसे, फिर उसके बाद हम बात करें डी रोसेटी था। ठीक है, तो इसमें ये मेजर इसके पोइट्स रहे हैं इस मोमेंट के। नाउ नेक्स्ट इज द थीम, सॉरी नेम द इंडियन पोइट मिस्टिक एंड फिलोसफर हु इन्फ्लुएंस W.B. यीट्स। कि कौन सा ऐसा इंडियन राइटर था जो W.B. यीट्स से क्या था, प्रभावित था, इन्फ्लुएंस था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पृथ्वी स्वामी। कौन था, पृथ्वी स्वामी। सेकंड इज अवर करेक्ट आंसर। इससे गाइज हमें देखो, हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं इससे हमें आइडिया मिलता है कि स्क्रीनिंग एग्जाम है वो किस तरह से कंडक्ट हो सकता है या किस टाइप के क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। यही हमारा सिंगल जो हमारा पेपर हुआ है गाइज, जिसमें हम देख सकते हैं। बाकी तो एचएससी की मर्जी है कि वो कहीं से भी अपना जो एग्ज़ाम है या जो पेपर है वो बना सकता है, कोई भी थोड़ा बहुत कम बत्ती कर सकता है। जैसे यहाँ से 30 मार्क्स लिटरेचर से पूछे गए हैं, हो सकता है 25 पूछ लिए जाएँ, 20 पूछ लिए जाएँ या 35-40 पूछ लिए जाएँ। ठीक है गाइज, इसके बारे में सर्टेनिटी तो है नहीं। नाउ नेक्स्ट इज D.H. लॉरेंस कॉल्ड वन ऑफ हिज नॉवेल्स थॉट एडवेंचर, आइडेंटिफाई द नॉवल। कि D.H. लॉरेंस का ऐसा कौन सा नावल है जिसमें उसने अपने थॉट थे वे एडवेंचर के दिखाए हैं, मीन्स जिसमें उन्होंने कोई साहसिक ऐसे कुछ काम किए, कुछ बातें की होंगी। ठीक है, तो वो नावल है वो कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा ट्रेस पासर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, थर्ड इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज पॉल मोरेल अपीयर इन। पॉल मोरेल है वो किस में अपीयर हुआ है। तो गाइज देखो, D.H. लॉरेंस का ही यही है और D.H. लॉरेंस से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो पॉल मोर सबको पता है, जो D.H. लॉरेंस का सन्स एंड लवर ऑटोबायोग्राफिकल जो इनका प्ले था उसी से ये लिया गया है। सॉरी, नॉवल। नाउ नेक्स्ट इज द कैरेक्टर ऑफ लियोपोल्ड एंड मिसिज ब्लूम अपीयर इन। क्या कहता है कि लियोपोल्ड एंड मिसिज ब्लूम है वो कौन से प्ले में या कौन से वर्क में दिखाए गए हैं। कैरेक्टर से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं गाइज। तो फर्स्ट इज आवर करेक्ट आंसर, जेम्स जॉयस रिलाइसेस इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज हु ऑर्गेनाइज्ड द 4 मस्केटियर ऑफ ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है उसके जो ओरिजिनेटर थे, जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को बनाने वाले थे, फाउंडेशन करने वाले थे, तो उनमें से एक बंदा कौन है यहाँ पे। तो गाइज जो करेक्ट आंसर है वो है माइकल रॉबर्ट। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। इन्होंने ही क्या किया था गाइज, जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है उनको फाउंड किया गया था। अब हम बात करें कि इनके साथ साथ और कौन कौन से थे। तो W.H. ऑर्डन थे, स्टीफन स्पेंडर थे। ठीक है गाइज, ये भी इनके साथ पोइट थे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट में। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द पायनर ऑफ द अपोकलिप्टिक मोमेंट हु कॉल्ड द न्यू अपोकलिप्स एंड द वाइट हॉर्समैन। क्या कहता है गाइज, ये अपोकलिप्टिक मोमेंट है वो मोमेंट किसके द्वारा, उसका जो पायनर है वो कौन है। तो गाइज फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, जो फर्स्ट ही ऑप्शन है वही करेक्ट है, J. ऑफ हेनरी एंड हेनरी ट्रेस इज करेक्ट आंसर ऑफ 30th क्वेश्चन। दिस इज आवर एग्जाम ऑफ या पेपर ऑफ PGT इंग्लिश स्क्रीनिंग। तो गाइज इससे हमें पता चला कि जो PGT एग्ज़ाम था उसमें जो क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से पुट किए गए हैं। तो गाइज काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए आई थिंक। और इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।